हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीजन 2 एपिसोड 16 ऑफ स्ट्रगल स्टोरीज। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें आप सभी लोग जानते हैं। उन्हें आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उनके यूट्यूब चैनल पर एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग उनसे बहुत कुछ अभी तक सीख चुके होंगे। उनके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 23 सालों का एक्सपीरियंस है। तो आई एम श्योर कि आपको इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस के होने के बाद जो व्यक्ति आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा उनसे आप कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए मिलकर स्वागत करते हैं ललित अरोड़ा जी का। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर दिस सीजन एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस एपिसोड में हमारा पार्ट बनने के लिए आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हमारे स्ट्रगल स्टोरीज में आज आप हमारे साथ हैं अपने एक्सपीरियंसेस सभी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच दिव्या जी, और मैं वाकई ही बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे बुलाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली मेरी जो अभी तक की जर्नी है, अगर मेरी जर्नी से किसी को कुछ सीखने को मिले तो मेरे लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सर जैसा कि हम जानते ही हैं कि आपकी जर्नी करीबन 23 सालों की रही है। जी। तो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे, क्या आपकी ज़िंदगी में रहा और क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, क्योंकि हमारा ये एपिसोड ही स्ट्रगल स्टोरीज का है। देखिए, जिस चीज़ को आप स्ट्रगल कह रहे हैं जी, जिस चीज़ को सुनने वाले स्ट्रगल मानते हैं, वो स्ट्रगल मैंने किया, लेकिन आज मेरे को वो स्ट्रगल नहीं, एक एन्जॉयमेंट लगता है। सो इट डिपेंड्स, यू नो, कि जब हम उस चीज़ को झेल रहे होते हैं तो हमें लगता है यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यार ये भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना अपनी जर्नी, तो हमें लगता है यार ये तो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। बिल्कुल। सो डेफिनेटली आपने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा कम शब्दों में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम ललित अरोड़ा है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मेरा बचपन से ड्रीम था फिल्मों में जाना है और हीरो बनना है। कुमार गौरव मेरे फेवरेट हीरो थे, राइट, एंड देन आमिर खान। और मैं वैसे ही बैग रखता था स्कूल में और वैसे ही जाता था। लेकिन मैंने 1988 में मैंने 10th क्लास पास किया। 1990 में मैंने 12th क्लास पास किया। तब तक मुझे समझ नहीं आया कि हीरो कैसे बनते हैं, है ना, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, तो मुझे पता ही नहीं था। तो तब मैंने सोचा कि यार शायद अब हीरो तो नहीं बन पाऊंगा। अच्छा हाँ, इससे पहले ना मैं हमेशा स्टेज पे रहा। राइट, मेरा पैशन था स्टेज। मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, जन्म पत्री बनती है ना, जी। उसमें लिखा हुआ है कि ये बच्चा पूरी जिंदगी मंच पर रहेगा। तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा था। तो मैं बचपन से रामलीला होती थी हमारे यहाँ पर दिल्ली में, पहले रामलीला होती थी। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी सर। ओके, रामलीला देखिए आपने? हाँ जी। तो मैं रामलीला में काम करता था। पहले मैं बंदर बनता था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे को एक्टिंग करना सिखाया गया, तो मैं लक्ष्मण का रोल करता था एंड दैट वाज माय फेवरेट रोल। तो पैशन था एक्टिंग। अब पैशन तो था, लेकिन घर से गाइडलाइन क्या थी? पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस कश्मीरी गेट में जॉब करते थे। बेटा बड़ा हो और तुझे नौकरी करनी है, मैं तेरे को नौकरी लगवाऊंगा। नौकरी भी सर? सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। हाँ। सरकारी दामाद बनना है हमारे को, राइट। सो लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। मुझे नफरत थी, अब नहीं है, मुझे नफरत थी सरकारी नौकरी से, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मुझे खुंदक आती थी जब वो 100 रुपये के लिए बहस करते थे ना, जब वो रिक्शा वाले से 5 रुपये के लिए बहस करते थे, मुझे गुस्सा आता था, मैं इनके परिवार में क्यों पैदा हुआ, या तो मैं पागल हूँ। अच्छा, मैं बता दूं, जितने लोग देख रहे हैं, आप आज एक सनकी आदमी को सुनने आए हो, राइट। सो मेरे से कोई अच्छे आंसर की उम्मीद मत करना। सो एनी हाउ, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूंगा, एक्टिंग में तो कुछ मिल नहीं रहा स्कोप आगे। फिर मैंने सोचा मैं बिजनेसमैन बनूंगा, नौकरी तो नहीं करनी। मैंने कसम खा ली थी 11th क्लास में मंदिर में जाके कि ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूंगा। बहुत पिटाई हुई थी घर पे, और लेकिन मैंने आज तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक दिन भी नौकरी नहीं की है, राइट। सो घर वाले बोले तू क्या करेगा, हमारे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तू क्या करेगा? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैं सब्जी बेच लूँगा, सब्जी ले लो, कुछ भी कर लूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, बट मुझे बिजनेसमैन बनना है। अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो बिजनेसमैन। तो इस उधेड़बुन में घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था कि ये लड़का तो हाथ से निकल गया
ये लड़का बर्बाद हो गया, राइट। एनी हाउ 12th क्लास के बाद मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया। एक और आप जिसको आज सुन रहे हैं ना, ये आदमी एक बहुत अच्छा टेलर है, राइट। सो आपको कपड़े सिलवाने हो आ जाना फरीदाबाद, राइट। सो मैंने टेलरिंग का डिप्लोमा किया, कटिंग टेलरिंग का। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। उसके बाद दिल्ली में एक जगह है मादीपुर, मैं वहाँ रहता था पश्चिमपुरी में, जनता फ्लैट्स में। मादीपुर में मैंने फैक्ट्री लगाई। 3-4 साल मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चली और अचानक से मेरा पैसा लेकर एक एक्सपोर्टर भाग गया। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस करने का, पैशन था, जोश था। मैं दिन में 18 घंटे काम करता था। मैं सोता भी अपनी फैक्ट्री में ही था। सोने के लिए हमें गद्दों की जरूरत नहीं होती थी, हमारे कपड़े आते थे, उन्हीं कपड़ों को सही से करके और हम वहीं सो जाते थे। सो ये लाइफ मैंने जी। लेकिन मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। अब क्या करूं? अब नौकरी तो कर नहीं सकता हूं। फिर मेरा दोस्त है विजय, पश्चिमपुरी में रहता है, पॉकेट 2 में। उसके टैंकर थे, पीरागढ़ी पे टैंकर्स का पूरा वो था, स्टैंड था वहाँ पर, पूरा एरिया था टैंकर ही टैंकर। तो वहाँ पर मैंने उनके टैंकर ठेके पर ले लिए और मैं टैंकर के साथ एज अ हेल्पर जाने लगा। धीरे धीरे मैं ड्राइवर बन गया। मैंने कुछ महीने टैंकर भी चलाया विदाउट लाइसेंस, प्लीज़ चालान मत करना, राइट। सो घर भी पहुंच सकता है सर? हाँ जी, घर पहुंच सकता है चालान? हाँ, घर पहुंच सकता है, यस। सो मैंने टैंकर भी चलाया और मुझे लगा यार ये लाइफ तो सबसे मुश्किल लाइफ है। खाने को भी नहीं कुछ मिलता था। साथ में जो ड्राइवर होता था वो पूरी खुंदक निकालता था, क्योंकि मैं ड्राइवर की चौकीदारी के लिए साथ में जाता था। ड्राइवर रास्ते में तेल चोरी ना करे, राइट। सो मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं। उसके बाद मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बना। मैंने दिल्ली वो काम छोड़ के मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन गया। और उसके अलावा मैंने मॉडलिंग की। मैंने अंबुजा सीमेंट का ऐड मुझे मिला था हिंदी में और पंजाबी में। सो वो मैंने किया, टीवी पर काफ़ी दिन तक आता रहा। फिर उसी एजेंसी ने मुझे कहा आप कोई सीरियल बनेगा, आप बॉम्बे आ जाओ। मैं कहा यार बॉम्बे अब नहीं आ सकते हैं। बस उस समय तक वो पैशन ख़त्म हो गया था हीरो बनने का, क्योंकि अब पैसा कमाना था। क्योंकि मेरे पापा रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने पूरा बोल रखा था कि बेटा मैं रिटायर होने वाला हूँ, तुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। तो अब पैरों पर कैसे खड़े होना है? तो फिर मैंने और बड़े सारे काम किए। मैंने इंटीरियर्स के काम किए। ये जो आप देख रहे हो फ्लोरिंग लगी है, ये मैं लगवाता था। दिस इज़ विनाइल फ्लोरिंग। ये जो देख रहे हैं आप, ये पीओपी मैं करवाता था। वो देख रहे हैं आप वर्टिकल ब्लाइंड्स, वो मैं लगवाता था। सारे काम कर चुका हूँ। लकड़ी का काम, एल्यूमिनियम का काम, राइट, सारे काम किए। बट सक्सेस ही नहीं मिल रही है, सक्सेस ही नहीं मिल रही है। क्या करूँ? 1997 मेरा क्लासमेट है अनिल मल्होत्रा, जो मेरे गुरु हैं इस इंडस्ट्री में मेरे को लेकर आने वाले। 1997 में अनिल मल्होत्रा जी ने मुझे पहली बार प्लान दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। ज़बरदस्त लगा, क्या बात है। मैंने कहा यार ज्वाइन करते हैं। अच्छा, यार नहीं बोलता था उनको, मैं सर ही बोलता था, है ना। मेरे को अभी भी डर लगता है, वो मतलब डांटते थे। हालांकि मेरा क्लासमेट था, बट ही वॉज माई सीनियर। और हमने अपने सीनियर को हमेशा से अपने गुरु के रूप में रखा है। सो वो डांटते थे, तू ललित क्या कर रहा है क्या नहीं। हमने सीखा 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 उस कंपनी में। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा दिव्या जी, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट एनी कंपनी। एग्जैक्टली। सो 6 महीने के बाद उस कंपनी ने अपना प्लान बदल दिया और वो कंपनी ओपन मार्केट में सामान बेचना शुरू कर दिया। सो हमारा चैप्टर क्लोज। 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में आई। अगेन मैं नाम नहीं लूँगा। पहले दिन मैंने ज्वाइन किया उसको, 2 साल उसमें काम किया। और 2 साल काम करते समय हमें सिर्फ एक चीज़, मेरे अपलाइन जो थे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से थे, तो उनकी भाषा भी समझ नहीं आती थी। और हम वो वॉकमैन होता था तब छोटा सा, तो वॉकमैन में हम रिकॉर्डिंग करके बाद में डिक्शनरी खोल के हम ढूंढते थे इन्होंने बोला क्या है आखिरकार। सो ऐसे तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। और 2 साल मैंने वहाँ पर काम किया। 2 साल में जब मैंने हिसाब लगाया, करीब करीब 2.25 लाख रुपया मैंने अपनी एजुकेशन पर खर्च कर चुका था। हर महीने 2 नई किताबें खरीदना, हर महीने 4 नई ऑडियो कैसेट खरीदना और सेमिनार्स अटेंड करना। क्योंकि हमें एक चीज़ बता दी गई थी कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, राइट। दिस इज़ नॉट एट ऑल अबाउट सेलिंग। ये बेचने का बिजनेस है ही नहीं। तो पहले दिन से ये बात अपने दिमाग में आ गई थी कि सीखना है सीखना है सीखना है। तो मैंने 2.25 लाख रुपया खर्च किया दिव्या जी, और काम धंधा सब कुछ छोड़ के मैं दिन रात काम करता रहा। आप मुझे बताइए, जो आदमी 2.25 लाख रुपया खर्च कर चुका होगा 2 साल में, कितना पैसा कमाया होगा उसने? अगर 2.25 खर्च किया है आपने जी, तो 4 साढ़े 4 तो होना चाहिए, है ना। एक बिजनेसमैन तो यही सोचता है। तो मैं आप दोनों आपको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, भाई साहब आप जिसको सुनने आए हो ना, उस आदमी ने 2.25 लाख रुपया खर्च किया था अपनी एजुकेशन पर और 150 रुपया कमाया था।
दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। दिस इज, आई डोंट नो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना नीचे कि ये एक बेवकूफ़ी भरा काम मैंने किया या समझदारी वाला, लिखना नीचे, मैं देखूंगा ज़रूर, राइट। सो 1.25 लाख रुपया खर्च कर दिया और 150 रुपये का चेक आया। मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी तैसी कर दी, मेरे को घर से निकालने की नौबत आ गई। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरे दोस्त, मेरे गुरु अनिल मल्होत्रा जी, उन्होंने फिर मेरे को एक दिन, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो जेब में पैसे ही नहीं होते थे उस ज़माने में। मेरे पास स्कूटर था 3 गियर वाला, प्रिया, उसको लेडीज स्कूटर बोलते थे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो पेट्रोल के पैसे भी इधर उधर से मांग के हम लोग गुजारा, मीटिंग करने जाते थे, प्लान करने जाते थे। सो ये किया और उसके बाद फिर इन द ईयर 2000 में एक कंपनी हमारे को मिली। मैं तो कुछ जानता नहीं था, मेरे सारे डिसीजन मेरे अपलाइन लेते थे। अनिल मल्होत्रा जी ने बोला, ललित ये कंपनी आई है, ये करनी है, तेरा वहाँ नहीं चल रहा, मैं कहा नहीं चल रहा, बोले यहाँ करनी है, इट्स ओके सर। सो उस कंपनी में काम किया 10 महीने और 10 महीने में 12,000 लोगों की टीम बनाई और 10 महीने में 12 लाख रुपया कमाया। सन 2000 में 12 लाख की कीमत आज के हिसाब से कितनी होगी? आज का 1,20,00,000 और उस समय का 12 लाख बराबर है। ठीक है ना जी? राइट। तो अब आप सोचिए, आज के समय में अगर कोई आदमी 10 महीने में 1,20,00,000 कमा ले तो आप उसे क्या मानेंगे, सक्सेसफुल या नहीं? ये सक्सेसफुल है ना? उस समय बड़ा नाम हो गया। मुझे याद है 25 दिसंबर, मैं देखो पुरानी कहानियों में खो गया हूँ, प्लीज अलाउ मी कि मैं थोड़ा सा बता पाऊँ सबको। 25 दिसंबर सन 2000 को हमने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम बुक किया। उस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे साहिब सिंह वर्मा, उनसे रिबन कटाया और पूरा प्रोग्राम मैंने अपने खर्चे पे किया। डिनर कराया 2000 लोगों को, आई वॉज अर्निंग अ लॉट। और अगले दिन 18 न्यूज़पेपर में मेरी फोटो थी, राइट। और चौथे दिन वो कंपनी बंद हो गई। अगेन सारा पैसा जो कमाया था खर्च कर चुका था मैं, और अगेन वो कंपनी बंद हो गई। नो प्रॉब्लम, इट्स ऊपर वाला जो चाहता है, जो वो अच्छा ही चाहता है। मैंने सन 2001 में एक कंपनी को ज्वाइन किया, 17 साल उसी कंपनी में मैंने काम किया, 17 ईयर्स। मुड़ के फिर पीछे कभी नहीं देखा और 17 साल उस कंपनी में, आज जो कुछ भी हूँ मैं उसी की बदौलत हूँ। और 17 साल में ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक अच्छा घर, गाड़ियाँ, फॉरेन ट्रिप्स, सब कुछ जीता, थोड़ा सा नाम बना, राइट। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले शुरू किया, क्योंकि लोग बोलते थे कि आपके वीडियोस, अच्छा मेरे वीडियोस बाकी के लोग डाल देते थे। अब मुझे, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। मेरे जितने भी सेमिनार्स पूरे इंडिया में, मैंने सैकड़ों हज़ारों सेमिनार किए, मेरे पास अपनी कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। तो अब जो भी लोग रिकॉर्ड कर लेते थे वो मेरे वीडियो डालते थे और मैं खुद अपने वीडियो देखता था, वाह कितने व्यूज़ हैं। अब फिर मैंने जाकर अपना चैनल शुरू किया और अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अब मैं पूरे इंडिया की लगभग हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। आई हैव डेवलप्ड ओपन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कि हम किसी कंपनी का नाम ही नहीं लेते, जहाँ पर हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, जहाँ पर हम सिर्फ सिस्टम को प्रमोट करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग और एंड हाउ यू कैन डू दिस। एग्जैक्टली, एक्चुअली ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत है इंडस्ट्री को जी, जो कि सिर्फ एक कंपनी को प्रमोट ना करे लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए होली काम करे। जी देखिए, मैं जितने भी लीडर्स को सुनता हूँ, लगभग सभी लीडर मेरे दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं उनसे मैं सीखता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ आती है कि हर लीडर किसी न किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई दूसरी कंपनी का लीडर मेरा दुश्मन है, ऐसी धारणा बन गई है, ऐसा एक सोच बन गई है, राइट। सो मैं इस सोच को तोड़ना चाहता हूँ और ये वजह है कि मैंने आज तक ओपनली कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर कहीं भी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं किया। और मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारा परिवार है और इस परिवार में हर कंपनी हमारे परिवार का एक सदस्य है और हमारे को कोई मतलब हमारे को अधिकार ही नहीं है कि हम किसी की बुराई करें। सो इसलिए मैंने एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर बेधड़क होकर कोई भी आकर सीख सकता है। जी जी जी। तो आई एम श्योर कि सर ने जो कुछ भी अपने बारे में बताया वो हमारी स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ से परफेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि इतने सारे उतार चढ़ाव किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में वो देखता है और उसके बाद उससे बहुत कुछ सीखता है। और आज सर जिस मुकाम पे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज आज नहीं है। तो सर, जैसा अभी हम आपके बारे में जान पाए हैं, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपके लिए, आपकी नज़र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस किसी को फेस करने पड़ते हैं आपके अकॉर्डिंग? ओके, देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं
और कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैं कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली, जो लोग फ्रेशर्स हैं ना, जो नए नए लोग देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देयर इज नो चैलेंज। कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज है ये जो भेजा है ना, ये 250 ग्राम का जो ऊपर वाले ने दे दिया, इसको जब हम उल्टा लगाते हैं तब चैलेंज आता है। सबसे बड़ा चैलेंज वो है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते ही नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है माइंडसेट चैलेंज। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें हैं, वन इज माइंडसेट, वन इज स्किल सेट। माइंडसेट लोगों का खराब है। लोगों को यह बताया जाता है कि आप आओ, ज्वाइन करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। दिस इज द वर्स्ट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एग्जैक्टली सर। आप मुझे बताइए, दुनिया में कोई बिजनेस बता दीजिए जहाँ रातों रात कोई करोड़पति बन सकता हो। एक ही रास्ता है, एटीएम लूट लो। उसमें भी पकड़े गए तो हो गया काम, राइट। तो ऐसा, दिस इज अ बिजनेस एंड बिजनेस इज अ साइंस। तो हमें इस साइंस को सीखना होगा। सो नंबर 1 चैलेंज इज माइंडसेट प्रॉब्लम। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत सारे लोग फाइनेंस कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को नेटवर्क मार्केटिंग मान लेते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको किसी भी कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले तो ये समझ लेना आप नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकती है। सो आपको सबसे पहले तो ये फर्क समझना होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो मैं कुछ पैसा दे रहा हूं, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं कुछ पैसा दे रहा हूं, मैं सर्विसेज ले रहा हूं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट। सो सबसे पहला चैलेंज है माइंडसेट चैलेंज। सो आपको ये समझ लेना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट करने का काम नहीं है। दूसरा, माइंडसेट में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको ये लगता है कि बस अब मैं कुछ लोगों को बताऊंगा और वो लोग कहेंगे जी भाई साहब ये बड़ा अच्छा काम है, आप मेरे को ज्वाइन करा लो। और जब वो ऐसा नहीं बोलते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। ओह माय गॉड, ये इंडस्ट्री तो चलने वाली नहीं है, मुझे 4 लोगों ने मना कर दिया। यही प्रॉब्लम, और कोई चैलेंजेस ही नहीं है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज आपकी एज जितनी भी है, 18 साल से तो ऊपर के ही हो गए आप, राइट। आज आप अगर मार्केट में जॉब ढूंढने जाते हो तो कितने की जॉब मिलती है आपको? आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, राइट। अगर आप यही नर्सरी क्लास में जाते जॉब ढूंढने, तब तो आप बहुत छोटे थे, राइट। अगर चले जाते कि मुझे जॉब चाहिए, तो शायद जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने 18 साल अपनी एजुकेशन पर दिए, आपने 15 साल पढ़ाई करी, उसके बाद आपको उसका पैसा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लगता है कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज ये प्रमोट करती हैं कि आओ माल बेचो, आओ माल बेचो। अबे यार, सेल्समैन रख लो ना, वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है ना। ऑनलाइन माल बेच लो, अमेज़न पे माल बेच लो। दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप के अंदर कुछ परिवर्तन करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के अंदर परिवर्तन करने का बिजनेस है, उनको लीडरशिप सिखाने का बिजनेस है। सो द बिगेस्ट चैलेंज इज माइंडसेट, जो लोगों का गलत हो चुका है। सेकंड चैलेंज कि अब देखिए, सारे चैलेंजेस एक ही लाइन में हैं, जो कि एजुकेशन ना होने की वजह से है। दूसरा चैलेंज जो मुझे सबसे बड़ा दिखाई देता है कि लोगों ने मोटिवेशन को ही नेटवर्क मार्केटिंग मान लिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं भी अपने नाम के साथ मोटिवेशनल ट्रेनर लिखने लग गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मैं बोलूं क्या अपने आप को। मैं तो कहानियां सुनाता हूं, कभी चिड़िया की, कभी तोते की, कभी बिल्ली की, है मैं लिखूं क्या? तो मेरे टीम के लोगों ने बोला सर आप लिखो मोटिवेशनल ट्रेनर। मैंने लिखना शुरू कर दिया। बाद में समझ आई, अरे यार यही तो सबसे बड़ी समस्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग चिड़िया, तोते, बिल्ले की कहानियां सुनते हैं और उनको लगता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना आ गया। वो सिस्टम को नहीं सीखते, एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द डे कि लोग इधर उधर की मोटिवेशनल कहानियां सुनकर लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने निकल जाते हैं, जबकि वो कोई स्किल्स उनको आते ही नहीं है। उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि उनको सिखाया ये जा रहा है तुम जाओ, जाके प्लान करो, कोई तो ज्वाइन करेगा। अरे भाई, कोई तो ज्वाइन करेगा, 10 में से 1 करेगा। उन 9 की तो आपने लाइफ खराब कर दी। उन 9 का तो आपने करियर खराब कर दिया, जिसको गलत इंफॉर्मेशन आपने दी। सो सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इज अ लैक ऑफ एजुकेशन। दिव्या जी, मैं आपको बताता हूं, आज अगर मैं एक कॉल सेंटर पर नौकरी करने जाऊं ना, तो वहां पर मुझे 12, 15, 20 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले 15 दिन मेरी ट्रेनिंग चलेगी। आज मैं मैकडॉनल्ड्स में वेटर बनने जाता हूं ना, मैकडी में, तो मेरी 1 महीने ट्रेनिंग होती है वेटर बनने की।
माय गॉड, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सपने हैं ऑडी आएगी, BMW आएगी, करोड़ों रुपया आएगा, एजुकेशन चिड़िया तोते की कहानियां सुन के लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। मेरे ख्याल से लोग सीखते नहीं है, निकल जाते हैं। बिल्कुल। थर्ड चैलेंज, ये तो मैंने दूसरा चैलेंज बनाया। थर्ड चैलेंज कि आज भी लोग पुराने तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई दुनिया डिजिटल हो गई और हम लोग अभी भी वो रजिस्टर पे लेके गोले बना रहे हैं, देख भाई ये तू, ये तेरे पापा, ये तेरी मम्मी। नहीं होगा यार, टाइम बदल गया, जमाना बदल गया है। जब दुनिया में हर चीज डिजिटल हो गई है तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बट समस्या दो है कि बहुत सारे लोग अभी तक डिजिटल होने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट मेंटली रेडी। एग्जैक्टली। वो घूम रहे हैं, वो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखते हैं कि फेसबुक से कैसे लीड मिल जाएंगी, वो बेचारे भटक रहे हैं। बट अब फेसबुक पर जब वो लीड जनरेशन सीखना चाहते हैं तो वो अमेजोन से जोड़ देता है तो उसका रास्ता ही अलग हो जाता है, वो उसको एफिलिएट मार्केटिंग से जोड़ देता है तो उसका रास्ता ही अलग हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग लोग भूल जाते हैं। सो थर्ड चैलेंज इज द डिमांड ऑफ द डे, नीड ऑफ द आवर इज सबको डिजिटल होना होगा, हर चीज डिजिटल करनी होगी और जब तक वो नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। और चौथी समस्या अभी बीच में याद आ गई है मेरे को। अच्छा, मैं पॉइंट्स नहीं बना के लाया, मैं बता दूं, ये दिव्या मैडम ने मुझे कोई क्वेश्चन पहले बताए नहीं थे, राइट। इन्होंने पहले, मैं जब चाय पी रहा था ना, मैंने पूछा मैडम सवाल तो बता दो, इन्होंने कहा नहीं आप बैठोगे तभी सवाल पूछेंगे, राइट। सो फोर्थ जो चैलेंज है मेरी नज़र में वो है नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स की खरीद फरोख्त। एग्जैक्टली, ये आजकल बहुत माय गॉड, जब मैं मार्केट में सुनता हूँ और जब मेरे पास भी ऑफर्स आती हैं, ललित जी इतना पैसा ले लो हमारी कंपनी में आ जाओ। अरे भाई मैं मुर्गा नहीं हूँ, आप मंडी में नहीं आए हो मुर्गे खरीदने। पहले ऐसा नहीं होता था दिव्या जी। जी जी जी। होता होगा तो शायद हमें पता नहीं चलता था। नहीं सर, ये अभी रिसेंटली ट्रेंड है। ये एक ऐसा ट्रेंड आ गया कि हर लीडर एक दूसरे को खरीद रहा है, सारे प्रॉपर्टी डीलर बन गए। एग्जैक्टली, राइट, एंड दिस इज नॉट द वे। राइट। क्योंकि आज अगर मैं मान लेते हैं, आज अगर मैं किसी कंपनी से पैसा लेके उस कंपनी से जुड़ता हूँ, क्या मैं ऑनेस्टली उस कंपनी में काम कर पाऊंगा? नहीं। क्या मैं नजर मिला पाऊंगा अपनी टीम से? क्या मैं अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग दूंगा कि आप भी पैसा लो और दूसरी कंपनीज में जाओ? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज डुप्लीकेशन। मैं जो करूंगा बिना कहे मेरी टीम वो करेगी। सो मुझे ये लगता है एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन इस समस्या मुझे लगता है धीरे धीरे खत्म भी होगी क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री ने देख लिए। और पांचवी और सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ज्यादातर लीडर, जो टॉप लीडर्स हैं, वो एक दूसरे को एडिफाई नहीं करते हैं। आज अगर आप एक्स कंपनी से हैं, मैं वाई कंपनी का हूं, तो मैं एक्स कंपनी को हमेशा बुराई करूंगा, राइट। दिस इज नॉट फेयर। क्यों भाई, आप एक्स कंपनी से हैं बट यू हैव अ ट्रिमेंडस लीडरशिप, सो मुझे हमेशा आपकी तारीफ करनी चाहिए। और जब मैं आपकी तारीफ करूंगा तो मैं इनडायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तारीफ कर रहा हूं। सो मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरा रिक्वेस्ट है, वैसे मैं जानता हूं सीनियर लीडर तो इस वीडियो को देखेंगे नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि बॉस आप किसी भी कंपनी से हो, बॉस आपका लेवल कुछ भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग के किसी लीडर पर कभी उंगली मत उठाना। अगर आप उंगली उठा रहे हो तो अपने किसी कजन ब्रदर के ऊपर उंगली उठा रहे हो, वो आप ही का भाई है, कहीं ना कहीं आप ही के परिवार का हिस्सा है। और जिस दिन ये काम हो गया इंडिया में, उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू होगी। मेरा मानना यह है, इंडिया में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग शुरू भी नहीं हुई, अभी तो खींचातानी चल रही है, अभी सिर्फ खींचातानी चल रही है। ये मुर्गा मेरा, ये मुर्गा मेरा, राइट। सो दिस इज, मैं देख रहा हूँ, चुपचाप बैठा हुआ हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो से कुछ लोगों को बता पाऊँ। और यस, आई एम ऑन द मिशन। मैं मिशन में हूं कि मैं लोगों की इस सोच को ठीक करना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक परिवार है और सभी कंपनीज इस परिवार का एक सदस्य है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को एडिफाई नहीं करेंगे, तो हम अपने ही किसी भाई का कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं उसका। बिल्कुल सर, आपने बहुत खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया कि यही सब चैलेंजेस तो आज सही में लोग फेस कर रहे हैं जी। मेरा अगला सवाल आपके, जो आपने थर्ड पॉइंट बताया था कि सभी को डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है, उससे रिलेटेड है। और मेरा सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को डिजिटल जाके अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है या फिर अपने सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा? ओके, ये तो एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने पूछ लिया। आपने मेरे से एक ऐसा सवाल पूछा ललित
ये रामायण है। अब मुझे ये फटाफट 3 मिनट में बता कि राम ने किया क्या था। सर अभी आपने पिछले क्वेश्चन में आपने बताया कि इट्स ओके, मैंने इन्हें कोई क्वेश्चन नहीं बताया था, एक एक्सटेम्पोर की तरह। यस तो सर आप इट्स ओके, जवाब में से सवाल निकल के आ रहा है। जी, इट्स ओके। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल कैसे किया जाए। हाँ जी। मैं खुद इस पर पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पर काम करने के लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। वर्ल्ड के जितने टॉप मोस्ट ट्रेनर्स हैं उनसे मैं कोचिंग अभी भी ले रहा हूँ, मेरी कोचिंग चल रही है, मेरी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, बिकॉज वी वर नॉट डिजिटल। और मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो 4 साल पहले तक फेसबुक भी चलाना नहीं जानता था, मेरा फेसबुक मेरी टीम चलाती थी। ओके राइट, सो मैंने सीखना शुरू किया, मुझे पता था फ्यूचर तो डिजिटल है। एंड थैंक्स गॉड करीब 2 साल पहले से मैं जूम मीटिंग्स कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं लॉकडाउन में डिजिटल बन गया, नो, मैं 2 साल से जूम पर ट्रेनिंग्स कर रहा था, मीटिंग्स कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। राइट, इवन मैं अपना यूट्यूब चैनल भी खुद ही हैंडल करने लग गया था 1 साल पहले, वीडियोस बनाना, एडिट करना, तो छोटे छोटे काम शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि अब फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है कि नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल करना है, दिस इज द फ्यूचर। अब नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम है लिस्ट बिल्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम है ड्रीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम है इन्विटेशन, नेटवर्क मार्केटिंग में काम है प्रेजेंटेशन, नेटवर्क मार्केटिंग में काम है फीडबैक। मैं फॉलो अप को फीडबैक बोलता हूं, प्लीज आप भी बंद कर दो फॉलो अप शब्द बोलना। फॉलो अप नेगेटिव शब्द है, पीछा करो। अरे हम क्यों पीछा करें भाई किसी का, हम पीछा नहीं करेंगे। सो चेंज इट विद फीडबैक, राइट। सो फीडबैक कैसे करना है, उसके बाद अपनी टीम को ऑनलाइन ट्रेंड कैसे करना है, उसके बाद अपनी टीम में ऑनलाइन लीडर्स कैसे डेवलप करने हैं। सो ये सारे के सारे स्टेप्स पर मैंने काम किया है। मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूं कि आप ऑनलाइन किस तरीके से, अभी तक हम इन्विटेशन एक ही तरीके से करते थे, फोन करके, हेलो मेरी एक मीटिंग है, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? सामने वाला फोन काट देता, भाई कौन सी कंपनी कर रहा है ये बता। माय गॉड। सो मैंने बड़े सारे अलग अलग तरीके निकाले कि डिजिटली लोगों को कैसे इनवाइट किया जाए। फिर मैंने बहुत सारे तरीके निकाले कि डिजिटली प्रेजेंटेशंस, वेबिनार्स। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी तक शायद करीब इस लॉकडाउन में 7 महीने 8 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन को 7 महीने हो गए। 7 महीने में हर रोज 2 से 3 वेबिनार्स कर रहा हूँ मैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने वेबिनार्स में कर चुका हूँ, राइट। सो मैंने उसमें एक्सपर्टीज हासिल की, क्योंकि मुझे पता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक होगा नहीं। अब मैं आज लोगों को सिखा रहा हूँ वेबिनार्स कैसे करने हैं, आज मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस कैसे करनी है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है फीडबैक। ये सबसे क्रिटिकल है, ध्यान से सुनना, ये सबसे क्रिटिकल है। आप प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया क्यों ना कर लो, अगर आप 24 से 48 घंटे के अंदर फीडबैक नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप बीज लगा रहे हो और फसल आपका पड़ोसी काट जाएगा आके, क्योंकि आप घूमने निकले होगे बुआ की शादी पे। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ, लोग प्रेजेंटेशन कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं, वो उस किसान के बराबर हैं जिन्होंने बीज तो लगा दिया, लेकिन जब वो फसल को काटने की बारी आई तो वो बुआ की शादी पे चले गए और पड़ोसी आके फसल काट के चला गया। सो फीडबैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीडबैक को कैसे ऑनलाइन किया जाए, इसमें पूरा सिस्टम डेवलप किया मैंने। अपनी टीम को कैसे हैंडल किया जाए, पूरा सिस्टम डेवलप किया। सो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट यस नाउ इट इज पॉसिबल। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने बेसिक काम हैं सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आइए मेरी वेबसाइट पे, वहां पर एक फॉर्म भर देना, आपको फ्री में सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आपको फ्री वेबिनार 2 घंटे का दूंगा मैं, राइट। और उसके लिए थैंक्स इनको बोल देना, इनको बोलना, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना जितने लोग जाना चाहते हैं, राइट। सो इस तरीके से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, पहले खुद सीख भी रहा हूँ जी। लेट मी टेल यू, आज वर्ल्ड के जितने टॉप मोस्ट ट्रेनर्स हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट कोचिंग, आप जानते हैं दिव्या जी कि कोचिंग में जो सबसे बड़े ट्रेनर हैं वर्ल्ड के, ब्रेल सिंगर, जो कि रॉबर्ट टी क्रोसाकी के भी कोच हैं, ओके, राइट, जो टोनी रॉबिन्स के कोच हैं, जो टी हार्वेकर के कोच हैं, उनसे मैं कोचिंग ले रहा हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये मौका मिला उनसे सीखने का। वो नहीं सिखाते हैं, वो ही इज समवेयर अराउंड बिटवीन 70s एंड 80s, राइट। सो मैं टी हार्वेकर से सीख रहा हूँ कोचिंग। सो मेन क्या है, आज मेरे पास नॉलेज तो है, बट उस नॉलेज को सिखाना कैसे है, ये भी तो कला है अपने आप में, वो भी सीखना जरूरी है। वो भी सीखना जरूरी है। आज मैं नॉलेज तो इकट्ठी कर ली, नॉलेज तो भरी पड़ी है, यूट्यूब पर जाओ भरी पड़ी है, बट सिखाना, मैं कैसे बोलूं कि सामने वाले के दिमाग में घुसे जी, मैं कैसे बोलूं कि उसको समझ आए,
ये चीज़ सीखना बड़ा ज़रूरी है। और डिजिटल वर्ल्ड की बात करूं तो मिस्टर विक मेरे कोच हैं यहाँ पर इंडिया से, मिस्टर सिद्धार्थ राजशेखर ही इज़ माई कोच, मिस्टर राजीव तलरेजा ही इज़ माई कोच। सो मैं सबसे सीख रहा हूँ और सबको सिखा रहा हूँ। एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, जब तक जिंदा रहूंगा सीखता रहूंगा। मैं कभी भी किसी भी वीडियो में आप मेरे मुंह से ये नहीं सुनोगे कि मैंने सीखना बंद कर दिया। मैं अभी भी 2 घंटे हर रोज सीखता हूँ। मैं आप सबसे सीखता हूँ। आप लोग भी वीडियो बनाओगे, मैं देखूंगा और सीखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज एक बच्चे को भी अगर खड़ा कर दिया जाए ना, वो बच्चा भी कुछ ऐसा बोल जाएगा, बॉस आपकी लाइफ बदल सकती है। राइट? सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सर अभी आपने डिजिटल एरा के बारे में बताया कि सभी के लिए डिजिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ना एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी अनएजुकेटेड इंसान को हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना पड़े जिसकी कोई डिजिटल प्रेजेंस है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है? ओह, भयंकर क्वेश्चन। आपने मुझे घेर लिया। मैं लोगों को डिजिटल बनाने की बात कर रहा हूँ और आप अनएजुकेटेड की बात कर रहे हैं। मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने फेसबुक अकाउंट कब बनाया? सर मुझे बहुत टाइम हो गया, 2011, 9 साल पहले। उससे पहले आप डिजिटली इलिटरेट थे। हाँ। मैंने फेसबुक अकाउंट चलाना कब शुरू किया? 4 साल पहले। उससे पहले मैं डिजिटली इलिटरेट था। दुनिया में हर आदमी कभी ना कभी इलिटरेट था। पहली चीज ये लिख लेना, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दिमाग से निकालो निकालो निकालो। okay. हमें किससे बात करनी है? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में बात करने का बिजनेस है, Exactly, प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने का बिजनेस है, प्रेजेंटेशन करने का बिजनेस है। किस भाषा में करनी है? जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। किन लोगों के साथ करनी है? जो मेरे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार हैं। तो उसके लिए मुझे अंग्रेजी आना तो जरूरी है नहीं, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात। अब बात आपने कर दी इलिटरेट, बिल्कुल ही अनपढ़ है जो आदमी। अब देखो उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मेरे भाई। पहली बात तो मैं नहीं जानता, अब इंडिया में ऐसे लोग बचे ही नहीं है। इंडिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है बॉस, राइट? लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मेरे पास ज़्यादातर यूट्यूब पर क्वेश्चन ये आता है, सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? मेरे को तो अपने दोस्तों पड़ोसियों रिश्तेदारों से बात करनी है। हाँ, जिस दिन मुझे इंग्लैंड में बिजनेस करना होगा ना, जिस दिन मुझे अमेरिका में बिजनेस करना होगा, तब मैं इंग्लिश सीख लूंगा। लेकिन जब तक मुझे भारत में बिजनेस करना है, कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश आए या नहीं आए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर सीखने की लगन है, अगर आपके अंदर सीखने की भावना है, तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। आज की डेट में आप देखिए दिव्या जी की अनपढ़ से अनपढ़ लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं। बिल्कुल। मैंने एक रिक्शा वाले को व्हाट्सएप करते हुए देखा है, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाओ, मेरा देश बदल रहा है। सो अब वो जमाने गए। हम जिनको इलिटरेट कहते हैं वो एक्चुअल में इलिटरेट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, हमारी नजर में वो इलिटरेट है, क्योंकि हम अपने एजुकेशन लेवल से यहाँ पर खड़े होके हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े होके देखेंगे ना, तो लगेगा अपने गुजारे लायक कर लेता है। और अब सबसे बड़ी बात, आपके सवाल से एक दूसरा सवाल याद आया। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ। इलिटरेट वो नहीं है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है। इलिटरेट वो है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन नहीं लेता है। उन इलिटरेट्स का क्या करोगे जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली और मार्केट में घूम के प्लान दिखा रहे हैं, ये कंपनी कर लो भैया, ये 2 गोले और ये कंपनी। जबरदस्त जोश होता है, सामने वाला कहता है चल बे, बहुत सारी कंपनी देखी। सो जोश होना जरूरी है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले एजुकेशन जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, आज मेरे को आपने एक तलवार पकड़ा दी, राइट, और आपने बोला ललित जा मैदान जंग में और दुश्मन को मार के आ। अब मैं तो जिंदगी में पहली बार तो तलवार पकड़ी है। अब मैं तो ये देख रहा हूं कि ऐसे तलवार को पकड़ूं कि इस हाथ से पकड़ूं, क्या करूं? और दुश्मन ट्रेंड है, तो क्या होगा मेरा? मैं कितना ही मोटिवेटेड क्यों ना हूं, ज्यादा मोटिवेटेड होऊंगा, ज्यादा बुरा मरूंगा। मरना तो है ही, क्योंकि मैंने तलवार चलाना नहीं सीखा और मैं मैदान में कूद गया। सेम वे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, एजुकेशन नहीं लेते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपने अपलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, मैदान में कूद जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और फिर फेसबुक पे लिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, मेरा पैसा डूब गया, मैं बर्बाद। अरे तेरे को बर्बाद होना चाहिए भाई, बिना सीखे करोगे कैसे होगा? तो ऐसा ही। सो इलिटरेट, मुझे उन इलिटरेट्स की चिंता नहीं है जो पढ़ना, मुझे उन इलिटरेट्स की चिंता जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए नहीं सीख रहे हैं। ओके, मेरा मतलब यहाँ पे इलिटरेट्स उन लोगों से था कि आजकल मतलब
अक्सर हम लोग कभी किसी के घर जाते हैं तो अंकल या आंटी कहते हैं हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो हम ये बिजनेस नहीं कर बस पाएंगे। बस वो ही कर पाएंगे। अच्छा वो क्यों कर पाएंगे दिव्या जी, सॉरी आपकी बात काट दी बीच में मैंने, दोबारा बोलना। वो क्यों कर पाएंगे? क्योंकि उनको, आप एक चीज देखिए, पुराने जमाने के लोग बोलते ज्यादा थे। वो कहीं भी बैठते थे, रात को गांव में चौपाल लगती थी, चौपाल में आग जलाते थे, सब बैठते थे। शहरों में कोई नहीं बैठता, सब अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं, टीवी भी बंद हो गए हमारे घरों में। सो वो लोग ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि अभी भी वो पर्सनली कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पुराने जमाने के लोग जो ये कहते हैं ना हम कर पाएंगे, यानी वो ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि वो पर्सनली कनेक्टेड है एक दूसरे से। उनका आज भी मेल जोल, अपना बर्ताव एक दूसरे के साथ ज्यादा है। छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं। दिल्ली में तो आपके पड़ोस वाले फ्लैट में कौन रहता है शायद आप ना जानते हो, लेकिन पूरे गांव में, आज आप यूपी बिहार उड़ीसा कहीं चले जाओ, पूरे गांव में क्या हो रहा है हर आदमी को पता है। सो वो लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो आप ये मत सोचिए हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैं कर पाऊंगा। आप कर पाएंगे। अगर आपको बोलना आता है आप कर पाएंगे। अगर आप अच्छे को अच्छा बोलना जानते हैं तो आप कर पाएंगे। और अगर आपके पास ड्रीम्स है तो आप कर पाएंगे। आई होप हमारे उन व्यूअर को इस बात का जवाब मिल गया होगा जिन्होंने ये कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप किया था कि किसी अनएजुकेटेड को प्लान किस तरीके से दिखाएं और बिजनेस में उनको साथ कैसे लेकर, उनको उनकी भाषा में। देखिए एक और बात याद है, उनको उनकी भाषा में प्लान दिखाओ। एक चीज याद रख लेना, कभी भी रटा रटाया प्लान मत करना। प्लान मॉडिफाई होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। जैसा आदमी वैसा प्लान। राइट, पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा पढ़े लिखे तरीके से कर दो। अकाउंटेंट है, उसको पैसे के हिसाब से दिखा दो। राइट, इंजीनियर है, उसको टेक्निकल चीज दिखा दो। गांव का आदमी है, ज्यादा टेक्निकल मत दिखाओ, सीधा सीधा प्लान दिखाओ जो उसके समझ में आए। रिजल्ट आएगा मैडम, बिल्कुल आएगा। प्लान को मोल्ड करना जरूरी है। Yes. ये सभी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर तो यही है ना कि दो गोले यहाँ जी, अब वो 2 गोले 4 गोले तो सबको रटे हुए हैं, जी। लेकिन लोग यही नहीं जानते ना कि लोगों के साथ उनको किस तरीके से डील अप करना है, किस तरीके से अपनी डील को क्लोज करना है। जी, यहीं पर अगेन लैक ऑफ एजुकेशन। अगर मैंने जितने भी चैलेंजेस आपने मेरे से पूछे थे ना, अगर सभी चैलेंजेस को गोले में डाल के एक चैलेंज बनाना है तो वो चैलेंज है लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन। तो अपनी एजुकेशन पर खास ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को, मतलब स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद बिल्कुल खत्म मत कर दीजिए। हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। आप सर से सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से आज इतने बड़े अपनी कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो उनको देखते हुए हम सभी को भी अपनी एजुकेशन पर काम ज़रूर करना चाहिए। तो अब हमारा लास्ट एक सवाल है सर से कि सर आपका एंडिंग, मतलब क्लोजिंग है ये हमारे एपिसोड की, तो आप एंड में क्या एक ऐसा स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? आपका हर एक शब्द मेरे दिमाग में ट्रेनिंग लेकर आ जाता है। आपने बोला क्लोजिंग, तो मुझे लगा आप शायद ये जानना चाहते हैं क्लोजिंग कैसे करें, पेमेंट कैसे निकालनी, राइट? बट यस, इस इंटरव्यू की क्लोजिंग, या फ्रेंड्स, मैं सच बताऊं, मैं अभी बच्चा हूं इस इंडस्ट्री में, मैं अभी एक स्टूडेंट हूं। इस भारत में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ और सीखना ही मेरी ज़िंदगी है और मैं पूरी ज़िंदगी सीखता रहूँगा। लेकिन मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज अगर आपको वो समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा और दिव्या जी का यहाँ बैठना सफल हो जाएगा। और वो मैसेज सिर्फ इतना है कि भारत में अभी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि भारत में बहुत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग गलत तरीके से की है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि हमारी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर है। भाई आबादी बढ़ाने में आप लोग एक्सपर्ट हैं, हम सारे लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन टर्नओवर में हम 15वें नंबर पे हैं। हेलो, 15वें नंबर पे मेरे भाई, अभी इतना बड़ा गैप बाकी है। जिस दिन हम दूसरे नंबर पर आ गए ना, आप सोचिए आप और हम कहां पहुंचेंगे। इंडिया जब सेकंड नंबर पर नहीं फर्स्ट नंबर पर आएगा, चाइना को तो पीछे छोड़ ही देंगे हम, राइट? और इंडिया जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट नंबर पर आएगा ना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है इसमें 4 साल लगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे। 10 साल बाद जब आप टेगोनिटी का ये वीडियो देखोगे ना, आप याद करोगे इस वीडियो को और आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि मैंने ये बात सच बोली है या झूठ। भारत में कितना बड़ा स्कोप बाकी है यार। सेकंड नंबर पर हम लोग पॉपुलेशन के मामले में हैं, टर्नओवर के मामले में 15वें नंबर पर है। अभी तो खेल बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। एग्जैक्टली सर। सो सर, अभी इस पूरे सेशन में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
आई विश कि हमारी ऑडियंस आपसे और किस तरीके से सीख सकती है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। जी देखिए, मैं खुद इस पर बहुत काम कर रहा हूँ जी। क्योंकि मैंने 2000 सेमिनार किए, घूम घूम के फ्लाइट की टिकट खरीद के, ट्रेन की टिकट और बसों की टिकट खरीद खरीद के थक गया था। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू वेबिनार जैम, थैंक्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अब मैं सभी के लिए प्रोग्राम्स कर सकता हूँ। सो यस, आपने पूछा तो मैं बता दूं मैम, 31 जनवरी लिख लेना भाई, 31 जनवरी 2021 मैं पूरे दिन का वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ पूरे दिन का। राइट, इट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे का सेशन है। और इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि 2021 में आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, ड्रीम बिल्डिंग क्या होती है, गोल सेटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग कैसे करते हैं, गोल सेटिंग पूरी क्यों नहीं होती है, रोड मैप क्या है, आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, डेली की एक्टिविटीज कैसे करनी है, डेली के एक्टिविटीज को पूरा करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, इनको पूरा कैसे करना है, हर चीज 8 घंटे में सिखा रहा हूं फ्रेंड्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे लिंक पे क्लिक करिए, सीट्स बहुत लिमिटेड है, टिकट्स बहुत लिमिटेड है। अभी टैगोनिटी के लिए स्पेशल मेरे पास डिस्काउंट है, टैगोनिटी के जितने भी लोग हैं इस पर अगर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, लर्निंग इज एवरीथिंग, जब तक जीना है तब तक सीखना है। राइट, सो मेरी तरफ से तो ये था आपके लिए ऑफर। एक्चुअली जैसे कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हमें नहीं पता था कि अगला सवाल क्या होने वाला है और उसका जवाब क्या निकल के आएगा, और ये ऑफ़र के बारे में भी मुझे अभी जस्ट पता चला है। तो आप सभी के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप सभी को वो सब कुछ सीखने को मिलेगा अपने घर पर बैठकर, जो कि आप बाहर ढूंढते हैं किताबों में, बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर। सर ने ऑलरेडी अटेंड किया है, अब वो हम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप ज़रूर लॉग इन कीजिएगा और 31 जनवरी को बिल्कुल जाइएगा ऑनलाइन सर की जूम मीटिंग के लिए। जी राइट, तो आज का सेशन सच में बहुत गजब का रहा सर, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। मेरे सवाल जितने थे और बहुत सारे सवाल और निकल के आते रहे, और अपने जवाबों में भी सर ने एक जवाब के साथ कंटिन्यू बहुत सारे जवाब भी हमें दिए। तो आई विश कि आपके और अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख के दें, ताकि हम ललित सर को दोबारा बुलाएं हमारे स्ट्रगल स्टोरीज या फिर किसी और एपिसोड के लिए। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। एक मिनट मैडम, या फ्रेंड्स एक चीज सुन लेना सारे, अगर जितने लोग ये देख रहे हैं, अगर आपने कमेंट नहीं किया मैं दोबारा नहीं आने वाला। अरे मैं फ्रेंड्स सीरियसली, हम लोग जब स्टेडियम में जाते थे, ऑडिटोरियम में जाते थे, हॉल में जाते थे, तो वो तालियां हमारे को एक्साइटमेंट देती थी। बिल्कुल। राइट, यहाँ पर तो कोई तालियां नहीं है, लाइट्स लगी है, कैमरा लगा है। राइट, तो अब हमें कौन मोटिवेट करेगा? आपके कमेंट्स। आपके लिखो कैसा लगा लिखो, अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी उसको भी लिखो। मैं अपने लिए नेगेटिव सुनने को तैयार हूं, मैं वो आदमी हूं जिसने दुनिया में बहुत कुछ झेला है। राइट, प्लीज लिखो यार, आलसी मत बनो। कमेंट चाहिए मुझे आपका, अगर आप चाहते हो कि दोबारा मैं आपके साथ आऊं, और अगर आप चाहते हैं कि दिव्या जी, मैं जानता हूं ये इतनी बिजी हैं, इन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों आपके सामने दोबारा आए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ दें, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, लिखना जरूर यार, लिखना जरूर। तो आपके कमेंट्स का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद।